फ्लाईओवर तो ज़रूरी है हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है हंगामी दौरों के साथ में कारोबार उतारता उम्मीदवारों करने के लिए अमली तौर पर इकदाम भी करें। नाज़रीन, रिपोर्टर डायरी के साथ मैं हूं अब्दुर्रहमान। आज हम बात करेंगे पीडीएम की कारकर्दगी के हवाले से। 1 साल से ज़ायद का वक्त बीत चुका, इलेक्शन ईयर में आ गए, लेकिन अभी तक आवाम को रिलीफ देने के हवाले से कोई इकदाम नहीं हो सके। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें रिकॉर्ड सतह पर पहुँच चुकी हैं, डॉलर की कीमत रिकॉर्ड सतह पर पहुँच चुकी है, रुपये का जवाल इतना कभी भी देखने में नहीं आया। इसी तरह से दीगर अजनास की कीमतें, गंदम की आटे की कीमतें इतनी ज़्यादा कभी भी बढ़ती हुई नज़र नहीं आई। महंगाई हमेशा जो है वो डबल फिगर्स में या सिंगल फिगर डिजिट के करीब रहती थी, लेकिन अभी जो महंगाई है वो 50% तक पहुंच चुकी है और अभी तक इसमें ब्रेक नहीं आ रही। श्रीलंका के बराबर जो हमारा रुपया है वो उस बराबर जो है वो जवाल का शिकार हो चुका है, लेकिन अभी परवाह नहीं है। सिर्फ परवाह है तो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से बाहर किया जाए या इलेक्शन डिले किया जाए और उन पर पाबंदियाँ लगाई जाएँ। तो इस सिलसिले में देखना ये होगा कि पीडीएम कामयाब होती है, क्या होता है, और इस तमाम में अवाम का कौन सोच रहा है। जिस तरह से कहा जा रहा है कि यहाँ पर पाबंदियाँ अपनी जगह, सियासी अदम इस्तेहकाम अपनी जगह, लेकिन बढ़ती हुई महंगाई, गिरती हुई स्टॉक मार्केट, गिरता हुआ रुपया, बढ़ती हुई कीमतें, शाय खुर्दो नोश की तमाम अजनास की बढ़ती हुई कीमतें, तो इन तमाम जो यहाँ पर सूरत हाल में देखना ये होगा कि कोई तबका ऐसा है जो हुकूमत से मुतमिन नज़र आता है या तमाम जितने भी तबके हैं वो हुकूमत से नाराज़ हैं, चाहे वो किसान हो, चाहे सन्नत वाला हो, चाहे वो सियासत वाला हो, चाहे किसी के कोई पब्लिक प्रॉब्लम्स हों। तमाम लोग हमें जो है वो हुकूमत से नाराज़ ही दिखाई देते हैं। तो इन तमाम को किस तरह से मुतमिन किया जा सकता है, इश्यूज़ क्या हैं, क्या क्या इश्यूज़ हैं जो हल तलब हैं और किस तरह से उन इश्यूज़ को हल किया जा सकता है, इन तमाम पर आज जो है वो हम स्टेक होल्डर्स के जो मौक़िफ़ लेंगे। हमारे साथ रहिएगा, हम जानेंगे क्या सूरत हाल है। यहाँ पर हमारे साथ किसान मौजूद है, क्योंकि किसान जो है वो हमारे मुल्क का सबसे अहम जुज़व है जो कि लोगों को खुराक भी मुहैया करते हैं और इसके अलावा जो मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर भी बढ़ाते हैं और वो चीज़ें जो हम इसके अलावा इम्पोर्ट कर सकते हैं वो तमाम भी यहाँ पर काश्त करते हैं। लेकिन उन तमाम के तहफ़्ज़ात भी बढ़ते ही चले जा रहे हैं, उनकी जो रिज़र्वेशन है वो हम आप तक पहुँचाते हैं। तो यहाँ पर उनसे जानते हैं। जी, मुझे बताइएगा, यहाँ पर जो हुकूमती पॉलिसीज़ है ज़राअत को लेकर, उनसे आप मुतमिन है? जो खादें आपको मिल रही हैं कंट्रोल रेट पर? मुतमिन नहीं हूँ, खादें महंगी है ते बिल आ रहे ट्यूबल दे ट्यूबवेल के बिल जोड़े वो भी ज़्यादा आ रहे हैं। जोड़ा तेल आ इन्होंने कोई 10-20 रुपये कम किया वा, लेकिन वह फ़ायदा कोई नहीं। जो ट्यूबवेल है वो 1000 रुपये घंटा दे रहे हैं ज़मींदार को, तो खाद नहीं मिल रही। कणक महंगी होने को फ़ायदा देता तकरीबन थोड़ा बहुता ज़मींदार को फ़ायदा हुआ, ज़्यादा नहीं। यहाँ और भी हमारे साथ किसान मौजूद है। अरसलान, मुझे बताइएगा क्या इश्यूज़ है फार्मर्स के इस वक्त? अस्सलाम वालेकुम। हमारे सर एक नंबर पे तो ये अभी डीजल का रेट निकालें कम किया है, लेकिन वो फिर भी वहाँ तक नहीं पहुँचा जो रेट पहले था। उस पर अखराजात इतने ज़्यादा हो गए हैं, ट्यूबवेल चलाना बहुत मुश्किल है। ट्रैक्टर अगर चलवाते हैं किसी से तो वो भी डीजल के रेट के हिसाब से चार्ज करते हैं। वो जब सारी औसतन निकालते हैं तो किसान को कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता। जैसे कि अब कनक का रेट ज़्यादा है, लेकिन खाद इतनी महंगी है और ब्लैक में मिल रही है, अगर मिल रही है ओरिजिनल रेट पे तो मिलती नहीं है। जब ब्लैक पे मिलती है अपने हिसाब से वो रेट लगाते हैं। तो ये है कि किसान को उसमें लास्ट पे जब निकलता है ना उसका सारा खर्चा वगैरह, तो किसान को कुछ नहीं बच रहा। हमारा तो यही है मुतालबा कि इस हिसाब से कोई सब्सिडी दें, अगर रेट भी कम करने हैं डीजल का और रेट कम करें, कम से कम पहले रेट पे आ जाए। अगर पहले पे नहीं कर सकते तो लेकिन उसे इतनी सब्सिडी दें कि वो सारा अपना सीज़न काम करके बाद में उसको बच्चों के लिए रोटी बचे, लेकिन वो बच नहीं रही। गवर्नमेंट से यही इल्तिजा है हमारी कि जितना भी हो सकता है किसान को सब्सिडी दी जाए और उसको अखराजात उसके कम किए जाएँ, ताकि उसे कल को कोई बचे तो वो कोई फसल में से कोई वो खाने के लिए बचे, उसे अपने बच्चों को देने के लिए। ट्यूबवेल का जो यूनिट था वो बढ़ा या कम हुआ है? वो बढ़ा ही है। बजट से क्या उम्मीदें आप? बजट से तो फिलहाल कोई उम्मीद नहीं है। हर बंदा कोई नई बात सुनने को मिल रही है। ये तो बजट आएगा तो पता चलेगा हम पे क्या बिजली गिरेगी। अभी फ़िलहाल तो कोई समझ नहीं आ रही। जी, यहाँ पर हमारे साथ किसान रहनुमा मोहम्मद खान कल्लू भी मौजूद है। कल साहब, मुझे बताइएगा बजट से क्या उम्मीदें वाबस्ता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आपके मीडिया के इंतहाई मशकूर हैं कि हमारी आवाज़ आप आला वालों तक पहुँचाते हैं। बजट से कौन सी उम्मीदें हम लगाएं? डॉलर की पोजीशन 300 के लगभग है। बजट से
पोजीशन तो हम ऐसे ही लगाते हैं कि जब जिन लोगों ने गंदम हम लोगों ने काश की, गवर्नमेंट ने क्या किया कि खाद का रेट बढ़ा दिया। जब खाद का रेट बढ़ा हमारी कास्ट बढ़ गई। इसमें कोई शक नहीं कि खाद के हिसाब से गंदम अब भी कम रेट पे है। मैंने इससे भी कम रेट पे होनी चाहिए, लेकिन डीएपी की बोरी 2000 से ऊपर नहीं होनी चाहिए, यूरिया की बोरी 1000 से नीचे होनी चाहिए, नाइट्रोफास की जो है वो 1200-1300 में होनी चाहिए। ऐसे ही गंदम जो है वो 1500 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। मैंने खुद ज़िम्मेदार हूँ, मैंने फ़रोख्त किया। इसके साथ साथ इसलिए नहीं ज़्यादा होनी चाहिए कि वो जो मज़दूर है, हमारा मज़दूर दिहाड़ीदार है, मिल में काम करता है या वो किसी मिस्त्री के साथ दिहाड़ी में पर काम करता है, उसके बच्चों का आटा ही नहीं पूरा हो रहा। इंतहाई गमगीन सूरत हाल बनी हुई है। ये जो सियासी लोग हैं कुर्सी कुर्सी का खेल, इलेक्शन खेल रहे थे, खुदारा हमारी इनसे अपील है कि ये खेल छोड़ो, मुल्क के मज़दूर का सोचो, मुल्क के किसान का सोचो। जब किसान का जो ख़ाम माल पैदा कर रहा है उसका सोचोगे तो मुल्क तरक्की करेगा। वो कैसे होगी कि जो ख़ाम माल पैदा कम कास्ट पे होगी, मिल चलेगी, मिल में मज़दूर काम करेगा, मिल वाला खुशहाल होगा, मज़दूर खुशहाल होगा, ऐसे ही ज़िम्मेदार खुशहाल होगा। ये हमें समझ नहीं लग रही कि एक दिन 30 रुपये अच्छा किया, अच्छा इकदाम है, जो अच्छे गवर्नमेंट काम करती है उससे सराहना चाहिए। 30 रुपये से क्या फ़र्क पड़ेगा? जो हमारे छोटा ज़मींदार है उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। वो तो पहले ही किराए से ट्रैक्टर लेके अपनी फसल काश्त कर रहा है। अब हमने फसलें काश्त करनी है, पानी नहीं है ज़मींदारों के पास, नहरी पानी की बहुत किल्लत है। ऐसे ही अगर हम ट्यूबवेल चलाते हैं, डीज़ल की कीमत अप है। अगर डीज़ल की नहीं है तो बिजली पे चलाते हैं, बिजली के ऐसे नरक बढ़ा दिए हैं। पिछले दिनों हमने पिछले साल धरना दिया तो हमारे से कमिटमेंट थी कि इक्वल बुनियादों पे एक फ़िक्स रेट होगा, लेकिन एक माह नहीं गुजरा 3.5 रुपये बिजली का रेट गुजार दिया। अब हमें नज़र आ रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट भी जाने वाली है, कह तो रहे हैं कि हम रूस से तेल ला रहे हैं। यार इंडिया तेल ला रहा है, आपको क्या तकलीफ़ है? आप कम नरखों पे तेल लें और अपना प्रॉफिट छोड़ के, ख़ास कर ज़मींदार के ट्रैक्टर के लिए। अच्छा कल साहब, आपने तेल की बात की, यहाँ पर खाद की, मुझे बताएं किसान कपास क्यों नहीं लगा रहा? कपास क्यों नहीं लगा रहा? कपास पे इंतहाई गमगीन सूरत हाल है कि उस पर ख़र्चा बहुत ज़्यादा आता है। क्यों ज़्यादा आता है? उसके काश्त करने के लिए पैली की तैयारी, ज़मीन की तैयारी के लिए भी खर्चा बढ़ता है। उसे काश्त करने के बाद हर हफ्ते में एक स्प्रे करनी पड़ती है। स्प्रे जो दवाइयाँ हैं वो आसमानों से बातें कर रही हैं, खुदा के लिए उन पे सब्सिडी नहीं दे सकते तो कंट्रोल रेट पे तो ज़मींदार को दो। हाँ, मैं वादे से कहता हूँ कि आप ज़मींदार पे, मैं ज़मींदार हूँ, मेरा बाप ज़मींदार है, मेरा बेटा जो वह मिल में काम करना चाहता है। क्यों करना चाहता है? कि उसे बेनिफिट, उसकी जो प्रॉफिट है वो उसे मिल ही नहीं रहा। ऐसे ही अगर उसकी दहलीज पर आप सब्सिडी देंगे तो वो काम करेगा, अपना ज़िम्मेदारा करेगा। जब रूं की अच्छा, एक और बड़ी मज़े की बात है कि इंटरनेशनल लेवल पे हमारा फैसलाबाद, कोई बरतानिया के ज़हन में नहीं आ रहा कि उस शहर की मैनचेस्टर जिसे बोलते हैं कि मिनी मैनचेस्टर है, सूती कपड़े की इंटरनेशनल पे दूसरे नंबर पे ये पैदावार की हैसियत रखता है। लेकिन यहाँ ऐसी सूरत हाल बनी हुई है कि ज़मींदार को प्रमोट नहीं कर रहे कपास के लिए। यार सेंध से हम कपास मंगाएं, उस पर कन्वेंस खर्चा पड़ेगा, उस पर अच्छा जो ये कपास है, ये कपास काश्त करने वाले से लेकर कपड़ा बनाने तक, चुनाई से लेकर बुझाई, चुनाई, वीविंग, जिन इवन के स्पिनिंग कम से कम 34 मरलों से गुजर के जाती है। जब ये कपास होगी 34 मरलों से गुजरेगी, वो जो ज़िम्मेदार है वो भी खुशहाल होगा। ऐसे जो मरहले बार बार आएंगे उससे मज़दूर टच होगा, मज़दूर का चूल्हा भी चलेगा। ऐसे ही जो हम इंटरनेशनल लेवल पे काटन दरामद करते हैं वो हमारा ज़र मुआवजा भी बचेगा। बजाय हम सीधे हाथ से कान पकड़ने से उल्टे से पकड़ रहे हैं। मुझे नहीं समझ आ रही कि अगर खाद वाला एक दिन स्ट्राइक करता है तो शाम को मुतालबात मान लिए जाते। हम हफ्ता गलियों सड़कों पे रोलते हैं, हमारी बात कोई नहीं सुनता, क्योंकि हम रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। मैं आपसे बार बार आपके मीडिया की विसालत से यही रिक्वेस्ट करूँगा गवर्नमेंट को कि खुदारा इस ज़िम्मेदार को खुशहाल करो, इस पे रहम करो। ज़रूरी ट्यूबवेल पे जो सब्सिडी है वो दो। जब ये खुशहाल होगा तो ऑटोमेटिकली मुल्क ऊपर आएगा। जब मुल्क ऊपर आएगा इंटरनेशनल लेवल पे हमारी इज़्ज़त भी होगी, हमारा वक़ार होगा, और वही वक़ार जो लेकर हम
बार बार बोल तो देते हैं, मैं सियासी आदमी नहीं हूँ कि हमारे पास एटम बम है। क्या किसी के पास एटम बम हो और मुआशरे में इंटरनेशनल लेवल पे उसकी बात ना सुनी जाए? और मेरी ये दुआ है कि इस एटम बम पे नहीं, ये ज़िम्मेदार को, इस किसान को प्रमोट करो। इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है कि इस ज़िम्मेदार की वजह से, इस मज़दूर की वजह से ना सिर्फ आपकी आवाज़ अक़वाम मुत्तहिदा में सुनी जाएगी, और मैं इंशाल्लाह आपके मीडिया की वसालत से कहता हूँ कि एक दिन ऐसा आएगा, हम पता नहीं हों कि ना हों, डैम बनाएं, मज़दूर को खुशहाल करें। इंटरनेशनल लेवल पे ना सिर्फ बात सुनी जाएगी, यहाँ इंटरनेशनल लेवल पे फैसले यहाँ हुआ करेंगे। इसके साथ एक पॉइंट जो अहम रह गया है, वो मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे मुल्क के पास नहरी निज़ाम दुनिया का बेहतरीन निज़ाम है, डैमों की कमी है, बनाएं। उसके साथ साथ पाकिस्तान आइन के मुताबिक यहाँ कॉलोनियाँ बनानी है, वहाँ बंजर ज़मीन पे आप लोगों ने कॉलोनियाँ बनानी है। ज़रखेज़ ज़मीन जो है हमारी ज़ाया हो रही है। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल कमो बेश जो हमारी फैसलाबाद या देहाती एरिया में इस वक्त कम से कम 400 से 500 कॉलोनी ऐसी होगी, 5 एकड़ पे 7 एकड़ पे जो ज़रई रकबा है, ज़रखेज़ रकबा है। नंबर 1 वो कॉलोनियों वालों को मना करें। नंबर 2 एक और अहम पॉइंट, ये जितनी हमारी सड़कें हैं दरख्त हम लोग लगाते हैं, गुजारा ये जहाँ मुल्तान है वहाँ शुजाबाद का एरिया, वहाँ आम के दरख्त लगाएं। आगे जाएं बलोचिस्तान में खजूर का दरख्त लाएं। इधर शुमाली इलाका में जो सरगोदे का एरिया, वहाँ गुजरात सरगोदा जितनी सड़कें हैं उन सड़कों पे फ्रूट के दरख्त किन्नों इंटरनेशनल लेवल पे। आगे सिंध में चले जाएं, हमारी बहुत इंतहाई ज़बरदस्त ज़मीन है केले के हिसाब से। अच्छा, दूसरे नंबर पे मैं अभी पिछले दिनों सिंध का टूर करके आया हूँ, तब हमारी तंजीमी दौरा था। वहाँ जो सखर की खजूर है, मदीना में कम से कम 55% खजूर जो सेल होती है वो सिर्फ सखर की है। कितना हम ज़रा मुबादला कमा सकते हैं। ये ज़िम्मेदारी की तरफ तो ध्यान नहीं दिया जाता। मैं अगर ये ऐसे ही सॉफ्ट ही पहन के किसी दफ्तर में जाता हूँ, किसी डीसी, एसी, मजिस्ट्रेट या किसी भी गवर्नर के पास जाता हूँ, कहता है यार ये कहाँ से उठ के आ गया है। ऐसे नहीं है, वो आपकी रीढ़ की हड्डी की ऐसी तरह था। अगर इंसान की रीढ़ की हड्डी की मजबूत हो तो उसका पूरे असाब मजबूत होते हैं। ऐसे ही आपके मीडिया की वसालत से मैं फिर बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसकी रीढ़ की हड्डी को ना सिर्फ मजबूत करें, इससे शफकत करें। और जो ज़िम्मेदार पहले पिसा हुआ है, अपने जानवरों का दूध फरोख्त करके अपने बच्चों की फ़ीस पे कर रहा है, उसे बच कुछ नहीं रहा, वो क्या करेगा? उसके बच्चे, किसी बच्चे की शादी करनी है, किसी बच्चे की फ़ीस देनी है, वो उसको प्रमोट करो और उस प्रमोट का रिज़ल्ट देखो कि अगर आपका पाकिस्तान 2 साल में जंप लेके आगे ना आए तो हमारे गिरेबान हाज़िर हैं ज़िम्मेदारों को। थैंक यू जी। इस हवाले से हमारे साथ मोहम्मद खान कल्लू मौजूद थे जो अपनी मुफीद तजावीज़ शेयर कर रहे थे। अभी मज़ीद बात करते हैं। जी बताइएगा, किसानों को किन इशूज़ का सामना है और बजट से क्या उम्मीदें हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले हर बंदा ये गल कहंदा है भी किसान जिहड़ा रीढ़ दी हड्डी है, लेकिन हुकूमत जिहड़ी है रीढ़ दी हड्डी नूं रीढ़ दी हड्डी कही जांदी, उहनूं कोई सहूलतां नहीं दिंदी। इंडिया दे विच अगर तुसीं किते बिजली दे ट्यूबल लाउणा है, तुसीं दसना है, सिर्फ जाके दरखास्त देनी आ भी मैं इत्थे ट्यूबल लाउणा चाहुंदा, उहदे 6 किੱਲੇ 8 किੱਲੇ 4 किੱਲੇ गौरमेंट तुहानूं ला के दिंदी आ। साडे इत्थे पहलां तां 6-7 ਲੱਖ रुपया ट्यूबल लाउण ते लगेगा साडा जिमीदार दा, माड़ा बंदा तो लगवा ही नहीं सकदा। मुड़ के अगर लवा लेगा बेचारा जिमीदार इकट्ठे हो गए, यार तू कहना तू लवा फिर तेनों असीं सपोर्ट कर देंगे, ਲੱਖ रुपया दे देंगे। अगे जदों उहनूं लवा लिया, हुण 900 रुपया घंटे सानूं बिजली दा एक ट्यूबल दा जिहड़ा बिजली ते चलदा आ 900 रुपये घंटे नूं पै रिहा। 900 रुपये घंटे नूं विच बिजली बंद भी होनी आ। वो जिमीदार दा 2 कनालां अद्धा किला विगा भरिया है, मुड़ के बिजली बंद हो जानी, मुड़ के फिर उही कार। 900 रुपये घंटा जुल्म आ, क्योंकि जिहड़ी पहली हुकूमत ने, नवाज शरीफ हुकूमत ने सानूं जिमीदारां नूं सबसिडी बिजली ते दित्ती सी, वो खत्म हो गई आ। उदों असीं 350-400 रुपये घंटा सानूं पैंदा सी बिजली दा, ते हुण ये भी 900 रुपये पै रहा आ। बाकी दो ही गल्लां आ, रीढ़ दी हड्डी समझो, मुल्क वास्ते डैम बनाओ, जिन्ना साडा पानी जदों सैलाब आउंदे आ, जे वो आउंदे, बारिशां पैंदियां सी, उन्होंने स्टोर कर लईए, मुड़ के डैमां दी शक्ल विच उहनूं असीं नहरां नूं दरियावां देईए तो जिमीदार उन्हें इस्तेमाल करे। जिन्ना भी बंजर इलाका है मसन उन्होंने उसराब होएगा, जिते नहर नहीं हैगी उत्थे नहर बनाओ, पक्कियां खालां बनाओ, जिमीदारां नूं पक्कियां खालां वास्ते भी तुसीं मसन जिहड़ा हैगा ना दिओ। अगे काफ़ी खाद की सूरत हाल? खाद की सूरत है, मिलती तो पई है लेकिन महंगी मिलती पई है।
ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਹੈ? ਮਸਨ ਹੁਣ 3300 ਰੁਪਏ ਦੀ ਯੂਰੀਆ ਆ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਰੇਟ 2500 ਰੁਪਈਆ ਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ 800 900 ਦੀ 600 ਦੀ ਦਵਾਈ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ 2000 ਦੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ। ਕਪਾਹ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੇ? ਕਪਾਹ ਦਾ ਇਹ ਮੌਸਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਕਪਾਹ ਨਹੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹੁਣ। ਨਹੀਂ, ਰੀਮਜਾਰ ਖਾਂ, ਮੁਲਤਾਨ, ਬਹਾਲਪੁਰਾ ਸਾਰੇ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਿਰਫ 50 ਲੱਖ ਬੇਲ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ 1.5 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ ਕਪਾਹ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਰਗੇਟ ਮਿਲਿਆ ਨਾ 1 ਲੱਖ ਏਕੜ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ। ਮੇਰਾ ਟਾਰਗੇਟ ਦੇਣ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ। ਕੋਈ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦਿਓ, ਖਾਦ ਸਸਤੀ ਕਰੋ, ਦਵਾਈਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਕਰੋ, ਫੇਰ ਹੀ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਲਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕੋ ਤੇਲ ਵਾਲ ਨੂੰ ਕੋ ਲੋਕ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇਲ ਲਾਉਣ ਨਾਲ? ਤੇਲ ਬਹੁਤ ਕਾਸ਼ਤ ਹੋਇਆ ਇਨਕਾ। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਤੇਲ ਨੂੰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਪਰੇਅ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਕਮ ਲੱਗਦਾ। ਤੇਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨੀ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਫੁੱਲਾਂ ਫਾਲਾਂ ਤੇ ਆਇਆ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈਗਾ ਲਾਉਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗਾ ਰਾਈ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਨ ਸਰਸੋਂ ਆ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਆ। ਉਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕੀ ਤਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਫੁੱਲ ਚੱਕਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ 2-2.5 ਫੁੱਟ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚਾ कम हैगा। नाज़रीन, इस हवाले से हमारे साथ यहाँ पर किसान मौजूद थे जो बता रहे थे किसानों को किन इश्यूज़ का सामना। उसमें सबसे अहम खाद का कंट्रोल रेट पर ना मिलना है। इसके अलावा जो ट्यूबवेल के बिल्स हैं वो बहुत ज़्यादा इनको आ जाते हैं और ये पहले सब्सिडाइज रेट पर आते थे, अब सब्सिडी ख़त्म की गई है। इसके अलावा जो डीज़ल है वो बहुत अहम किरदार अदा करता है। अभी कटाई भी हुई है तो उसमें भी डीज़ल की बहुत ज़रूरत होती है, तो वो डीज़ल भी बड़ा महंगे दामों में मुयसर होता है। उसकी वजह से भी मसला बनता है। फिर इनकी जो यहाँ पर तमाम जितनी भी पैदावारी लागत हम इसे कहें जो काश्तकारी पर आती है वो बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी है। जबकि जो हुकूमत है उन्हें ना तो बीजों पर सब्सिडी देती है, ना खाद पर, ना स्प्रे पर, ना ही जो उनकी फसल महंगे दामों ली जाती है। गंदम की एक्सपोर्ट प्राइस का ऐलान तब किया जाता है जब गंदम लगा दी गई थी। अगर उससे कबल किया जाता तो शायद बेहतरी आती। और इसी का ये नतीजा है कि यहाँ पर 4500 रुपये फ़ी मन तक भी गंदम फ़रोख्त हो रही थी और अभी थोड़ा रेट कम हुआ है, तो ये एक अच्छी खुशाइंद बात है। तो हम किसानों को इसके मुनासिब तरीके से नहीं पहुँच रहे और किसानों की ये डिमांड है कि यहाँ पर सब्सिडाइज रेट पर उन्हें चीज़ें मिलनी चाहिए, फिर ही शोबा ज़राअत में बेहतरी आ सकती है। नाज़रीन, अभी हमारे साथ ही रहिएगा। फ्लाईओवर तो ज़रूरी है। हमारे ऊपर ये जो अजाब है हंगामी दौरों के साथ में कारोबार करने के लिए अपनी तौर पर इक़दाम भी करें। फ्लाईओवर तो ज़रूरी है। हमारे ऊपर ये जो अजाब है हंगामी दौरों के साथ में कारोबार करने के लिए अपनी तौर पर इक़दाम भी करें। जब बात करें यहाँ पर सियासी सूरत के हवाले से, तो अभी तक जो है वो सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सका, जिस वजह से मसाइल सामने आते जा रहे हैं। और अभी NA 108 की बात करें तो यहाँ पर 2013 से बाद कई बार जो है वो इंतखाबात का डोल डाला जा चुका है, लेकिन अभी तक कुछ भी नतीजा सामने नहीं आया। 2018 में यहाँ पर फ़रक हबीब कामयाब हुए थे, आबद शेर अली को हराया। इसके बाद 2022 में इंतखाबात हुए, इमरान खान ने आबद शेर अली को हराया। फिर उसके बाद इमरान खान ने जो खाली हल्के छोड़े उसमें फैसलाबाद NA 108 का हल्का भी था। उसके बाद इसमें इंतखाबात होने थे 30 अप्रैल को, लेकिन अदालत की वजह से नहीं हो पाए। अब 28 मई को होने थे, उसमें भी अदालत ने इंतखाबात रोक दिए। तो अब सूरत हाल ये है कि कई महीनों से NA 108 का कोई भी नुमाइंदा असम्बली में मौजूद नहीं है। ताहम दूसरी जानब डेवलपमेंट स्कीमों के दूसरी जानब बात की जाए तो वो भी कई महीनों से नहीं हो रही और महंगाई जो है वो बढ़ती ही चली जा रही है। तो यहाँ पर हमारे साथ कुछ इलाका मौज़ीन इकट्ठे हुए हैं, उनसे जानते हैं कि यहाँ पर क्या मसाइल हैं। जी बताइएगा अपने इलाके के। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सिटी 41 का कि वो गरीबों और बेबसों की आवाज़ बने। जिस जगह हम खड़े हैं ये डिस्पेंसरी कासम पारर पीपल्स कॉलोनी नंबर 2 की मशहूर डिस्पेंसरी है। C ब्लॉक की तकरीबन 22,000 आबादी है। दिसंबर 2021 में ये जो डिस्पेंसरी है ये गिरा दी गई। उसके बाद ठेकेदार भाग गया, यहाँ काम नहीं हुआ। यहाँ पर मसला ये है कि 18 माह से ना कोई डॉक्टर है, ना कोई लेडी डॉक्टर है, ना कोई दवाई है। लोग परेशान हैं। यहाँ जब आते हैं कहते हैं जी सिविल हॉस्पिटल चले जाएं। यहाँ मीडियम तबका, मीडियम लोग रहते हैं, बुज़ुर्ग रहते हैं, उनकी ज़रूरत है ये छोटी छोटी दवाई, ये जो मरीज़ रहते हैं उनकी ज़रूरत है।
हमने चौधरी आबद शेर अली और मियाँ ताहर जमील से पूरी CC-70 की टीम ने जाकर रिक्वेस्ट की। मियाँ ताहर जमील आबद शेरी ने हमारी रिक्वेस्ट को सुना और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि एक टीम बनाई जिसको राय आमर अफजाल और पूरी टीम ने लीड किया, और फिर जाके ठेकेदार CO साहब से बात की, फिर जाके इसका काम शुरू हुआ है। मगर अभी तक ये कंप्लीट नहीं है, तो लिहाजा इसको कंप्लीट किया जाए। यहाँ प्रॉपर डॉक्टर, लेडी डॉक्टर बैठनी चाहिए। वाशरूम का हाल देख लें, ये फ़र्श का हाल देख लें, बुरा हाल है। ये मैं CO साहब से पुरजोर अपील कर रहा हूँ कि इसको फौरी तौर पर चलवाया जाए, ताकि यहाँ के बुज़ुर्ग जो मरीज़ हैं उन्हें कहीं दूर ना जाना पड़े। अच्छा मलिक, मुझे ये भी बताइएगा आपके इलाके के और क्या क्या मसाइल हैं? हमारे इलाके के यहाँ मसाइल हैं। यहाँ एक कब्रस्तान है महल्ले श्रीपुरे का, उसकी सड़क जो है वो बीच मियाँ वारस साहब जो MPA थे यहाँ साहब का, वो ठेकेदार भाग गया, वो भी छोड़ के चले गए। यहाँ सीवरेज के मसले हैं। यहाँ हमारे 34 ग्राउंड हैं। 34 ग्राउंडों में PHA का अमला अभी मंजूर करवाया है मियाँ ताहर जमील साहब ने, PHO का डायरेक्टर को। उसके बाद राय आमर ने खुसूसी मेहनत की, पूरी टीम ने मेहनत की। 34 ग्राउंडों का इशू है। यहाँ पीने का पानी कुछ ग्राउंडों में नहीं आ रहा, वो इशू है। यहाँ मसाइल हैं, मगर इस पर तवज्जो देनी पड़ेगी। इस इंतज़ामिया को, इस DCO साहब से गुजारिश है कि यहाँ तवज्जो दें, ये काम होने चाहिए। जी हाँ, इस हवाले से ये एक बड़ी अहम बात है कि यहाँ पर जो भी ठेकेदार होता है वो जब दरमियान में भाग जाता है तो गवर्नमेंट के ख़जाने का तो नुकसान होता ही है। जो लोग होते हैं वहाँ पर अब वो बड़े मुतासर होते हैं। यहाँ पर डिस्पेंसरी की मिसाल है या जिस तरह से दूसरी डेवलपमेंट स्कीमों की मिसाल है कि उसकी वजह से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तो यहाँ पर हमारे साथ और भी डोगर साहब, मुझे बताइएगा क्या आपके इलाके के मसाइल? यहाँ जो यार डिस्पेंसरी के मतलब ये बिल्कुल बुरा हाल है। यहाँ के सब लोग तबका गरीब आदमी है, ये लोग बड़ा परेशान हैं। औरतें ज़्यादा आती है, बच्चे आते हैं, इनके लिए दवाई का कोई इंतज़ाम नहीं है। हम CT-41 के बहुत शुक्रगुजार हैं जिन्होंने ये मसला उठाया, और ये सब अपना दोबारा अमला यहाँ आए, दवाई लोगों को मिले। मेहरबानी CT-41 की। यहाँ पर हमारे साथ डॉक्टर भी मौजूद है। जी डॉक्टर साहब, मुझे बताइएगा क्या इलाके के मसाइल आपके N 108 के? मैं इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ CT-41 का, जो हमारे इस सिटी 78 के मसाइल को उजागर करने के लिए और गरीब अवाम की आवाज़ को बुलंद करने के लिए ये हमारे साथ चलते रहते हैं और हमारी आवाज़ को अफसर बाला तक पहुँचाने के लिए हमारी मदद करते हैं। तो हमारे इस हलके में, इस UC में बहुत सारे मसाइल पाए जाते हैं, जिसमें सीवरेज का मसला भी आ जाता है, सफाई का मसला भी है, और बिलखुसूस जहाँ हम खड़े हैं डिस्पेंसरी में, यहाँ पर बड़ा मसला है कि यहाँ पर कोई 18 माह से डॉक्टर नहीं है, कोई लेडी डॉक्टर नहीं है, कोई पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है, बिल्कुल बंद है। तो मैं अफसर बाला से, CO साहब से, CO हेल्थ साहब से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि खुदारा इस मसले पर गौर करें, और ये जो हमारा CT 78 है हल्का है, इसमें ज़रूर तवज्जो करें और यहाँ पर अपने अमला को यहाँ पर तैनात करें, ताकि यहाँ के हल्के की जो आवाम है वो इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। इसके अलावा डॉक्टर साहब क्या क्या मसाइल हैं? यहाँ पर मेडिसिन नहीं है, डॉक्टर नहीं है, लेडी डॉक्टर नहीं है, पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है, और यहाँ पर लोगों के बेशुमार मसाइल हैं। सबसे बढ़कर आप देखें कि बारिश पड़ी है तो मुख्तलिफ़ जगह पर ये छपड़ियाँ लगी हैं पानी की। इस पर भी मैं खुसूसी तौर पर अफसर बाला से कहूँगा कि इस पर भी गौर किया जाए, ताकि CC-78 की जो आवाम है वो खुशहाल हो सके। इस हवाले से ये एक बड़े जो मसाइल सामने आ रहे हैं कि यहाँ पर N 108 का इलाका, जो कि अपनी किसी भी तरह की जो नुमाइंदगी से असम्बली में महरूम है, पंजाब असम्बली वैसे ही ख़त्म की जा चुकी है। तो यहाँ पर मसाइल ये सामने आते हैं कि यहाँ पर इसमें डिस्पेंसरी का मसला, साफ़ पानी का मसला, जो सड़कों की टूट फूट है वहाँ का मसला है, और इसके अलावा जो नई स्कीमें आ सकती हैं सामने उनके मसाइल हैं। तो यहाँ पर ये शहरी यही बात कहते नज़र आते हैं कि इन मसाइल का हल तरजीही बुनियादों पर निकालना ज़रूरी है, ताकि जो लोग हैं उनको रिलीफ मिल सके, जो लोग हैं वो अपने मसाइल अपनी दहलीज़ पर हल करवा सकें। और अगर यहाँ पर लोग अपनी दवाई के असूल के लिए आते हैं तो उन्हें प्राइवेट क्लिनिक्स का रुख ना करना पड़े। जो सड़कों की टूट फूट या पानी का मसला है वो भी चलता रहे, वासा या दीगर मसले। शहरी एक और हमारे साथ मौजूद है। ये बताइएगा आपके इलाके में कौन कौन से मसले हैं? अस्सलाम वालेकुम।
हमारा सबसे ज़्यादा मसला ये जो इसे मैं डिस्पेंसरी का ही नज़र आ रहा है, क्योंकि ये हमारे घर से बहुत ज़्यादा करीब है। इसी वजह से यहाँ छोटी मोटी दवाई जो लेनी हो बच्चे के लिए लेनी इधर आ जाते हैं, लेकिन अब कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है इधर। और ज़्यादा डिस्पेंसरी का मसला आ रहा है, उससे ट्रीट ये ग्राउंड वैसे ही पड़े हैं। ख़ास तौर पे मेरा मोहम्मदीन ठेकेदार वाली ग्राउंड काफ़ी देर से अपील हो रही है, कभी पीटीआई कभी नून लीग आ जाती है, कोई काम नहीं हो रहा। वो कूड़े से बच्चे बीमार ही उसी वजह से हो रहे हैं, कूड़े से बढ़ा हुआ है मोहम्मदीन ठेकेदार वाली। क्या कहता फ़र्क भी? फ़र्क भी क्या कह रहा है, कभी लाइफ में नज़र ही नहीं आया। जब से वो 1-2 मरतबा उसकी देख रहे थे कि वो पानियों में उतर के आ रहा है, मलखालों में क्या कुछ कर रहा है, क्या कुछ कि वो रेडियो पे बैठ रहा है, उसके बाद नज़र नहीं आया। हमारे इमरान खान भी एमएनए रहा है। इमरान खान नज़र ही नहीं आया, रहा है मैंने इधर आया जीता है यहाँ से, लेकिन नज़र नहीं आया। आबद शेर अली पहले काम करते रहे हैं, अभी फ़िलहाल वो भी नहीं नज़र आ रहे। पहले काम करते रहे हैं, पहले उन्होंने ही काम करवाए हैं, नून लीग के दौर में काम हुए हैं हमारे इधर यहाँ से कि नहीं हुए, लेकिन अब कुछ नहीं। हमारा ग्राउंड जाके देख लें, मैं 1417 सीप का रहायशी हूँ और यहाँ से कुछ भी नहीं। हमारा काम हमारा वो सीवरेज का बहुत मसला है हमारे ग्राउंड का। क्या उम्मीद है, कौन काम करेगा आपका? अब को प्रॉपर हुकूमत बैठनी चाहिए कि कोई भी हुकूमत बैठे, को प्रॉपर हुकूमत सब एक बने और बन के उसे काम करें। हमें मसलन के जो काम हमारे रुके हुए हैं वो करवाएं, लिहाजा बहुत तंगी है इस वजह से। तो इस हवाले से यही बातें सामने आती हैं कि नुमाइंदगी ना होने की वजह से जो मसाइल हैं, मियाँ फ़ारूक हबीब यहाँ पर एमएनए रहे और बदकिस्मती से वो मसाइल हल करने में कामयाब नहीं हुए, ना यहाँ पर आए। इमरान खान भी कुछ अरसा एमएनए रहे लेकिन अपोजिशन में रहे, मुश्किलात का शिकार रहे और वो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म थे, वो भी यहाँ पर नहीं आए अपने मसाइल के हल के लिए, सिर्फ वोट लेने के लिए एक बार आए। मियाँ फ़ारूक हबीब जो कि यहाँ पर नून लीग के एमएनए रहे हैं, माजी में मिनिस्टर रहे हैं, लोगों को उनसे भी शिकायत है कि वो भी यहाँ पर तवज्जो मरकूज़ नहीं करते। तो ये यहाँ पर सूरत हाल है इस इलाके की कि जहाँ पर कोई भी जो अपनी तवज्जो है वो इधर मरकूज़ नहीं कर रहा, जिसकी वजह से मसाइल बढ़ते ही चले जा रहे हैं। नाज़रीन, अभी हमारे साथ रहिएगा, दीगर भी शोबों से देखते हैं कि किन शोबों में क्या क्या मसाइल अभी तक पेंडिंग चले आ रहे हैं। फ्लाईओवर तो ज़रूरी है हमारे ऊपर, ये जो अज़ाब है हंगामी दौरों के साथ कारोबार करने के लिए अपनी तौर पर इक़दाम भी करें। फ्लाईओवर तो ज़रूरी है हमारे ऊपर, ये जो अज़ाब है हंगामी दौरों के साथ कारोबार करने के लिए अपनी तौर पर इक़दाम भी करें। नाज़रीन, अगर बात करें यहाँ पर सियासी सूरत के हवाले से तो यहाँ पर पीडीएम रहनुमा इंतज़ार अदील ताज हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे, जानेंगे, क्योंकि यहाँ पर किसान हों, चाहे आम सियासी कारकुन हो, आम शहरी हो, तमाम लोग एक साला जो दौर है उस पर तनकीद करते नज़र आते हैं, अपने तहफ़्ज़ात बताते नज़र आते हैं। तो इसी हवाले से बात करते हैं। इंतज़ार साहब, शुक्रिया आपने टाइम दिया। मुझे बताइएगा, लोगों के गिले शिकवे शिकायत तो आप तक पहुँचती होंगी? बेशक जी, आज के दिन तक तो लोग काफ़ी परेशान थे कि जब से यू टर्न गया है तो उसके दौर में जो महंगाई हुई है वो तो काबू में अभी तक नहीं आ रही। पीडीएम ने कोशिश की है लेकिन वो महंगाई काबू से बाहर है। लेकिन एक बात है कि जो हमारे कायद आसिफ अली जरदारी साहब ने की थी कि मैं सियासत में से गंद मुकवा दूँगा, और आज वो दिन आ चुका है। हम देख रहे हैं कि सियासत में से वो गंद उबल के बाहर आ रहा है, और इंशाअल्लाह ताला वो गंद है जो वो साइड पे लग चुका है, और जो आने वाला वक्त होगा वो जमहूरियत का ही होगा, क्योंकि इसमें हमारे कायद बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी का काफ़ी हाथ है कि इस मुल्क को इस गंदगी से साफ़ करने के लिए उन्होंने काफ़ी मेहनत की है, जिससे आज यू टर्न भी अपने अंजाम को पहुँच चुका है। और जो उसके हवारी थे, जो उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे, फसली बटेरे, और वो भी एक ऐसे ही है जैसे एक बाहर आ चुके हैं कि जैसे एक उन्होंने सियासत में अपनी गंदगी फैलाई थी। और इंशाअल्लाह ताला जो अब आने वाला वक्त है, इन भगोड़ों के लिए कोई जगह दरकार नहीं होगी पाकिस्तान में सियासत के लिए। अच्छा, मुझे फिर भी वही बात, महंगाई क्यों नहीं कम कर पा रहे आप, ये बताएं। महंगाई एक ऐसा इशू है जो पिछले दौर में जो एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाते आ रहे थे, वो तो इसी तरह बढ़ रही है जैसे एक जिस्म के अंदर इंसान के कोई कैंसर की तरह बढ़ रहा होता है मर्ज़। महंगाई इस तरह हमारे मुल्क में बढ़ रही है। इसकी काफ़ी वजूहात हैं
कि जो 3.5 साल यू टर्न निकाल के गया है उसमें उसने महंगाई काबू नहीं की। 3.5 साल में उसने कोई काम नहीं किया, कोई मुल्क के लिए कोई भी उन्होंने कोई ऐसी हमारे पाकिस्तान के लिए कोई ऐसी उन्होंने निकाली कि कोई प्रोग्राम निकाला हो गरीबों के लिए, कोई रेडी बानों के लिए, ऐसा प्रोग्राम निकाला ही कोई नहीं उन्होंने जिससे उसको किसी को सब्सिडी दे सके। महंगाई काबू में मुश्किल आने वाली बात है। अब तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आएगी तो महंगाई काबू में आएगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फेडरल हुकूमत में है तो सही? नहीं सर, फेडरल हुकूमत में नहीं है, वो तो वज़ीर आज़म तो PDM का है, तो वो तो ज़ाहिर बात है। वो 13-14 जो इनकी थी पार्टी उन मेजॉरिटी वो बनी हुई है। लेकिन जब पीपल्स पार्टी आएगी तो आपको पता है कि जब भी बेनज़ीर भुट्टो का दौर आया, असद जरदारी का दौर आया, इसमें से आपको पता ही है कि जो इस्टेब्लिशमेंट है इसमें वो भी खुशहाल होती है, अवाम भी खुशहाल होती है, अवाम के काम भी होते हैं और महंगाई भी काबू में रहती है। कब आ रही पीपल्स पार्टी? इंशाल्लाह ताला आने वाला वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, जिस तरह हमारे कायद बड़ा भुट्टो जरदारी मेहनत कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए, वो वज़ीर ख़ारजा होने के बावजूद भी अपनी पार्टी को भी देख रहे हैं, अपने मुल्क को भी देख रहे हैं और मुल्क की बागडोर जल्दी उनके हाथों में आने वाली है। इलेक्शन कब है? इलेक्शन जब जी इंशाल्लाह ताला 2024 में इलेक्शन होगा तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भरपूर इसमें अपना सर अंजाम देगी काम। उस इलेक्शन में इमरान खान होंगे? इमरान खान प्लस होगा जी, इमरान खान प्लस इलेक्शन होगा। उनकी जगह नहीं है, ना उसके लिए जगह है, ना उनके जो भगोड़े हैं उनके लिए जगह है। माइनस तो सुनते थे, आपने प्लस कर दिया। वो माइनस ही कह रहे हैं, प्लस तो बात यही है ना कि नज़र आएगा, लेकिन इंशाल्लाह ताला माइनस ही होगा, नज़र नहीं आएगा कहीं आपको। ये जिस तरह अब नज़र आ रहा है ये आपको। नून लीग नज़र आएगी? नून लीग हमारी हिमायती है जी, इसके बारे में क्या कहें। अब ये काम तो करने चाहिए इनको भी, पंजाब में और फेडरल में इनकी गवर्नमेंट है। तो इस तरह बस ये है कि मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो वर्कर हैं, जेलें हैं, PDM की गवर्नमेंट भी उनके काम नहीं हो रहे, वो भी दर बदर फिर रहे हैं। लेकिन जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आएगी तो इंशाल्लाह ताला उनके काम भी होंगे। फिर अभी क्या मसाइल शहर के समझते हैं कि सबसे अहम है महंगाई के अलावा? शहर में जी लॉ एंड ऑर्डर का आर्डर बना हुआ है, कोई किसी को रोकने वाला नहीं है, कोई किसी से बात करने वाला नहीं है, किसी को समझाने वाला कोई नहीं है। तो आप किसी की तरफ जब चले जाएं शहर में, अब देखें आपके हमारे जो मजमूई तौर के काम होते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी, वो भी काम नहीं हो रहे, तो किन के पास जाएं अवाम जाले? अभी तो अवाम और जाले बड़े परेशान हैं। फर्ज करें आपकी हुकूमत आती है तो क्या करेंगे पहले? सबसे इंशाल्लाह ताला हम अपनी अवाम के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे और उनके काम करेंगे। जो भी उनकी पहली वजूहत होंगी, उनकी जो मेजॉरिटी के काम होंगे, इंशाल्लाह अपने तन मन से करेंगे हम। 9 मई के वाक़यात पर क्या कहेंगे? 9 मई के वाक़यात में तो ये यू टर्न ने जो मुल्क दुश्मन अनासर सा उन्होंने हमारे मुल्क से बदला लिया है, अपने हमारे एक हर आवाम को फ़ौज के ख़िलाफ़ जो उन्होंने खड़ा किया है, ये उन्होंने एक पाकिस्तान फ़ौज के साथ ज़्यादती की है और इंतहाई दहशत गर्दी का मुजाहरा किया है। उनकी जो पब्लिक है, उनकी जो आवाम है, उनके जो झंडे तले थे, काम कर रहे थे उन्होंने, और यू टर्न ने ये एक पाकिस्तान से दुश्मनी का मुजाहरा किया। हम इसकी सख्त अल्फाज में अमल करते हैं। पाक फ़ौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिंदाबाद। ओके, जो लोग PTI छोड़ के जा रहे हैं उनके बारे में क्या कहेंगे? यही मैंने आपको कहा कि आसिफ अली ज़रदारी ने कहा था, जो हमारे नहीं है वो हम किसी का भी रहने नहीं देंगे। आज उनकी बात हमें याद आ रही है कि जब चाहें हम इनको निकाल देंगे। तो आज आसिफ अली ज़रदारी मरते हुर ने इस सियासत का गंद साफ़ कर दिया है और इस गंद की अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में भी और किसी पार्टी में कोई जगह नहीं है। इंशाल्लाह अब जेले राज करेंगे। फैजुल हक मौका को पीपल्स पार्टी में ले रहे हैं? नहीं, अभी तक कोई ऐसी हवा नहीं। उसने पार्टी छोड़ी है, ना किसी पार्टी में जाने का कहा है उसने, ना किसी को ज्वाइन करने का कहा है उन्होंने। जो लोटे हो रहे हैं उनका क्या होगा? वो तो पहले भी लोटे थे, अब भी लोटे हैं। लोटों का क्या सियासी मुस्तकबिल होगा? ज़ीरो। क्या आपके ख्याल में लोटा हमेशा लोटा ही रहेगा? ये तो हमारे कायद को सोचना चाहिए, हमारे लीडरान को सोचना चाहिए ना। जो वर्कर उनके साथ आज 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से खड़े हैं, उनकी खिदमत को देखें, और जो दूसरी पार्टियों से लोटे बन के आए हैं उनकी जो वजूहात है उनको देखें कि वो अपने मुस्तकबिल के लिए भाग रहे हैं, वो आवाम के लिए नहीं दौड़ रहे अपनी। पीपल्स पार्टी सोशल मीडिया पर कहीं भी नज़र नहीं आती, इसकी क्या वजह? पीपल्स पार्टी लोगों के दिलों में बसी हुई है, लोगों की उमंगों का तर्जुमान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। आज भी आप किसी गरीब से बात करेंगे तो वो इंशाल्लाह ताला आपको यही कहेगा, शी ज़ुल्फ़िकार भुट्टो जिंदाबाद, शी बेनज़ीर भुट्टो जिंदाबाद और हमारे कायबा भुट्टो जिंदाबाद। ये बात है कि सोशल मीडिया में जो हमारा
होगी कमज़ोर, हम आपकी बात बिल्कुल मान लेते हैं कि सोशल मीडिया में हमारी कोई कमज़ोरियाँ होंगी, लेकिन इंशाल्लाह ताला आने वाला वक्त पाकिस्तान देश। अच्छा, अब लगता नहीं है कि भट्टो से हट के भी कोई और नारा लगाना चाहिए पार्टी को और पंजाब में जो है वो मोबिलाइज़ करने के लिए? जी, ये वो कायद हैं जिनका सहारा लेके यू टर्न ने भी कुछ देर सियासत की है, लेकिन वो भी उनके किरदार को निभा नहीं सके, उनके किरदार को आवाम के आगे खुलकर पेश नहीं कर सके, क्योंकि शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो एक खुद किरदार हैं। उन्होंने कहा था कि मैं भी भुट्टो हूँ, मेरी आवाम भी भुट्टो है। यही चीज़ें आज लेके हमें चल रही हैं कि हम अपने कायद बाबा भुट्टो ज़रदारी के साथ हैं। जी नाज़रीन, इस हवाले से हमारे साथ यहाँ पर रहनुमा PDM इंतज़ार अदील ताज मौजूद थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सिटी जनरल सेक्रेटरी भी रहे हैं, टिकट होल्डर भी रहे हैं, बड़े मुतहरिक रहनुमा में इनका शुमार होता है, बड़े पुरज़म पुरुम्मीद दिखाई दिए कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाने की पोजीशन में होगी। ताहम देखना ये होगा कि इलेक्शंस कब होते हैं। इंतज़ार अदील ताज का दावा है कि 2024 में इंतखाबात होंगे। कुछ रहनुमा यहाँ पर अक्टूबर में इंतखाबात के हवाले से बता रहे हैं, ताहम अभी तक कुछ भी कन्फर्म नहीं हो सका। और उसके अलावा पंजाब हुकूमत के जो इलेक्शंस होने थे वो भी बर वक्त नहीं हो पाए। तो आने वाले दिनों में इलेक्शंस ईयर ये है, ये अगला होता है, ताहम कब भी होगा और जो आवाम को रिलीफ मिलेगा उसका भी इंतज़ार है लोगों को, क्योंकि इलेक्शन में PDM तब भी जाएगी जब लोगों को रिलीफ दिया जाएगा, और ये कब दिया जाता है ये देखना होगा। नाज़रीन, कोशिश की कि तमाम स्टेक होल्डर्स का मौक़िफ़ आप तक पहुँचाएँ। इसके साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद। फ्लाईओवर तो ज़रूरी है हमारे ऊपर, ये जो अज़ाब है हंगामी तौरों के साथ कारोबार अपनी तौर पर इक़दाम भी करें।